सुधीर धावले मुक्तता अभियान के तमाम साथियों को अपने तरफ से मैं सलाम बोलता हूँ। इसके साथ हमारे साथ मंच पे बैठे हुए साथी जेवी पवार साहब, वैशाली पाटिल जी, कीर्ति थोले जी, श्याम गोयल जी और फिरोज नीति बोलवाला हमारे साथी और ऑडियंस में बैठे हुए हमारे तमाम पुराने जो बहुत सारे साथी लोग बैठे हुए हैं, सबको हमारे तरफ से सलाम। सबसे पहले आज हमारे एक साथी का हत्या हुआ है। भोपाल में शहरा मसूद करके 28 साल की साथी है, एनवायरमेंटल मूवमेंट के साथी, सिविल राइट्स के साथी। उनको आज 8:30 बजे गोली मारकर उनका घर के सामने हत्या कर दिया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन के मूवमेंट के साथ तमाम आंदोलनों में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही थी। आज उनका हत्या हुआ है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम 1 मिनट तक शांति रख के उनका याद करेंगे। बैठ जाइए। हमारे बहुत सारे साथी बहुत सूक्ष्म ढंग से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो हमारी परिस्थिति है उसके आधार पर हमारे आज के मौजूदा परिस्थितियों को समझने का कोशिश किया है। सुधीर धावले का जैसे कार्यकर्ता को जेल में रखने का मकसद क्या है, इसके बारे में मेरा समझ थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। इससे क्या हासिल हो रहा है, जब उनको जेल में रखने का कारण क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के सामने मैं अपना वक्तव्य रखना चाहता हूं। आज और वो भी मैं एक डॉक्टर हूं और एक मानवाधिकार कर्मी हूं और इन दोनों का जो संधि स्थल है वहां से मैं अपना विचार को शुरू रखना आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा हिस्से में एक अकाल का परिस्थिति, अंग्रेजी में जिसको फैमिन बोलते हैं, अकाल का परिस्थिति मौजूद हालत में है। ये कोई नया बात नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है और स्थायी रूप से चल रहा है। इसके पीछे जो आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, थोड़े बहुत जो आंकड़े हैं वो हमारे पैदा किए हुए आंकड़े नहीं हैं, वो सरकारी आंकड़े हैं जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का एक विंग है, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो NNMB। मैं जो भी आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं
आप गूगल में जाके NNMB को टाइप करेंगे तो आपको ये सारे आंकड़े मिल जाएंगे। और वो ये है कि भारत में आज के दिन में जो तमाम वयस्क जो आबादी है, उस वयस्क आबादी का 37% स्थायी रूप से कुपोषण से ग्रसित है। एक इंडेक्स हम लोगों का हम इस्तेमाल करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स करके, जो कि पोषण का और कुपोषण का स्थिति दर्शाता है, एक इंडिविजुअल का स्तर पे भी और एक समाज का स्तर पे भी। बॉडी मास इंडेक्स अगर 18.5 से कम हो तो उस व्यक्ति को स्थायी रूप से कुपोषित माना जाता है, क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन से ग्रसित है, ऐसे हम मानते हैं। भारत में तमाम वयस्क आबादी का 37% बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम में जी रहा है। इसको थोड़ा सा हम और विश्लेषण करना चाहते हैं तो हम ये पाते हैं कि अनुसूचित जनजातियों में 50% से ज्यादा, वयस्क आबादी का 50% से ज्यादा 18.5 BMI से कम में जी रहा है। अनुसूचित जातियों में देखें तो 60% से ज्यादा बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम में जी रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है बच्चों का जो कुपोषण है वो तो सब जग जाहिर है, उसके बारे में मैं कोई अभी विश्लेषण में उनको शामिल नहीं कर रहा हूं। हमारे बच्चों 5 साल के नीचे के बच्चों का 47% स्थायी रूप से कुपोषण से ग्रसित हैं। उनको मैं इस विश्लेषण में नहीं, मैं सिर्फ वयस्क लोगों तक ही इस विश्लेषण को सीमित रख रहा हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है किसी भी समुदाय में अगर 40% से ज्यादा लोग बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम में जी रहा हो तो उस समुदाय को अकाल ग्रसित समझना चाहिए। इस पैमाने को अगर हम अपने देश के आंकड़ों के ऊपर लागू करें तो बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े समुदाय हैं, भारत के आबादी का एक बहुत बड़े बड़े सबसेट्स जिसको हम मानेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट। सर्चर समिति का आंकड़े देखें तो माइनॉरिटीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज स्थायी रूप से अकाल की स्थिति में जी रहे हैं। ये इन समुदाय जो हैं ये कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं, सामूहिक संपत्ति, सामूहिक संपत्ति के ऊपर जो इन समुदायों का पकड़ है, एक्सेस है, एक्सेस टू कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जल, जंगल, जमीन, बायोडाइवर्सिटी का जो ज्ञान है, इन तमाम चीजों को हम सामूहिक संपत्ति के रूप में मानते हैं। और इन संपत्तियों के ऊपर जो इन समुदायों का जो पकड़ है, उस पकड़ के आधार पर
ये समुदाय जीवित है। आज एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं, खास करके 1991 के बाद से, ग्लोबलाइजेशन का दौर का शुरुआत के बाद से। इसके पहले कोई अच्छा स्थिति था ऐसे नहीं है, पर उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट रूप से सामने देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि हमारे इतिहास में लूट खसोट का इतिहास तो हमारा बहुत पुराना है, पर ये बात कहना कि ये लूट खसोट जो है ये जायज है, डेवलपमेंट का सही रास्ता है, ये हमारा देश में, हमारा इतिहास में, हमारा दार्शनिक इतिहास में एक नया बात है। तो ये इन तमाम समुदायों से इन सामूहिक संपत्ति को छीन लेना हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें कहा गया है कि स्टेट राष्ट्र का तमाम जो कार्यक्रम होगा उसका एक ध्येय होना चाहिए, और वो है कि बराबरी जो है उससे बढ़ना चाहिए। ऑल स्टेट पॉलिसीज शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ इक्विटी। बराबरी उसमें पनपना चाहिए, गैर बराबरी कम होना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि इन तमाम सामूहिक संपदों को इन समुदायों के हाथ से छीन के उनको प्राइवेट इंटरेस्ट के हाथ में सौंप देना, जमीन का जमीन, आयरन ओर का आयरन ओर, कोल का कोल, सीमेंट का सीमेंट, तमाम जितने संपद हैं, जिन समुदाय इन संपदों के आधार पर जी रहे थे, उनको उनके हाथों से छीन के प्राइवेट इंटरेस्ट को दे देना। पॉस्को है, जिंदल है, टाटा है, इनके हाथों में सौंप देना। तो इस परिस्थिति में जीने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि विरोध करें। सरकार की ये जो योजनाएं हैं, राष्ट्र का जो ये परिकल्पना है, इसका विरोध होना इन समुदायों का जीवित रहने के लिए जरूरी है। रेजिस्टेंस is essential to survival. जीवित रहने के लिए विरोध होना जरूरी, और उस विरोध को दबाने के लिए जो कानूनी एक पूरा व्यवस्था तैयार किया गया है, जिसमें कोई घटना होने का कोई जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड फॉर एनी एक्ट। आप क्या सोच रहे हो उसके ऊपर आपको जेल में डाला जा सकता है। सेडिशन का जो कानून है, देशद्रोह, राजद्रोह, 124A, इंडियन पीनल कोड का 124A, और भी बहुत सारे कानून जो इसी प्रकार के कानून जिसमें आप किससे बात करते हो, आपका दिमाग में क्या सोचते हो, आपको किसी को मारने का, एक थप्पड़ मारने का किसी को जरूरत नहीं है, किसी को एक गाली देने का जरूरत नहीं। आप अपना दिमाग में क्या सोचते हो
आप किससे क्या बात करते हो, उसके आधार पर आपका राजद्रोहिता तय हो जाएगा। और इसी आधार पर, इन्हीं कानूनों के आधार पर सुधीर धावले जैसे कार्यकर्ताओं का जेल में बंद किया जाता है। मैं सुधीर धावले के साथ में एक साथ काम किया हूं। है लालजी का जो हमारा प्रकरण रहा नागपुर में, उसमें हम लोग एक साथ काम किए। एक आतंकवादी का क्या गुण होना चाहिए मेरे को नहीं मालूम, और सुधीर धावले ने जैसे मेरे को कोई आतंकवादी का कोई गुण नहीं। सेडिशन एंड सेडिशन रिलेटेड लॉज, ये जो कानून हैं, इनको उखाड़ फेंकना हमारे देश के आजादी के लिए जरूरी है। मई महीना में PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, जिसमें हम लोग ये तय किए कि सेडिशन कानून, राजद्रोह कानून का समाप्ति के लिए हम लोग आंदोलन करें। एक बात मैं आपको बताऊं, राजद्रोह का कानून से महात्मा गांधी को भी जेल में भेजा गया था। महात्मा गांधी को 1922 सन 1922 में उनके ऊपर राजद्रोह का कानून के आधार पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश राज्य के लिए मेरे दिल में कोई प्रेम नहीं है और मैं इस राज्य के खिलाफ मेरा प्रेम नहीं है। ये बात अपने देशवासियों को बताना मैं जरूरी समझता हूं। तो इसलिए आप लोगों को मेरे के लिए जरूरी है कि मेरे को राजद्रोह का कानून में मेरे को सजा सुना के मेरे को जेल में आप डालें। ये ब्रिटिश का जज को गांधी जी ने बताया। तो जज जो है अंग्रेज, वो बोलता है कि मैं शर्मिंदा हूं कि इस कानून के आधार पर आपको जेल में भेजना पड़ रहा है, और मैं एक जज हूं, नियमों के से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं आपको 6 साल का सजा सुनाता हूं। तो 6 साल का सजा उनको सुनाया गया। वो 2 साल तक जेल में रहे। उसके बाद ब्रिटिश ने खुद उनको रिहा कर दिया। तिलक के ऊपर भी राजद्रोह का कानून चला था। मेरे ऊपर भी राजद्रोह का कानून चलाया गया। आप लोगों को मालूम होगा कि 24 दिसंबर 2010 में मेरे को उम्र कैद का सजा सुनाया गया। आप लोगों का आंदोलन, पूरा देश भर के लोगों का आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के चलते मेरे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिला, और सुप्रीम कोर्ट जमानत देते हुए कहा कि इनके ऊपर कोई राजद्रोह का केस नहीं बनता है। मेरा को-एक्यूज्ड मिस्टर पीयूष गुहा, वो अलग से गए सुप्रीम कोर्ट में, अलग बेंच के सामने।
वहां अलग बेंच के सामने जजों ने ये कहा कि इनके ऊपर कोई राजद्रोह का कानून नहीं, काम का केस नहीं बनता है, और उन्होंने जमानत में उनको रिहा किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तक जमानत का अर्जी खारिज किया गया सारे लोग, और मेरा जमानत का अर्जी खारिज करते हुए जमानत का अर्जी में हाँ या ना का जवाब होता है, 3 या 4 लाइन का जवाब होता है। छत्तीसगढ़ में मेरा जमानत का अर्जी को खारिज करते हुए 37 पढ़ने का जजमेंट दिया था छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में। क्यों इसको हम नहीं छोड़ सकते? और ये उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके जमानत मिला। हम लोग जो हमारे खिलाफ जितना भी आरोप लगाया गया, ट्रायल कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में, अभी जो नंदिनी सुंदर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में जो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और एसएस निज्जर का जो जजमेंट आया है, आप लोगों ने पढ़ा है वो जजमेंट? कितने लोगों ने पढ़ा है? उस जजमेंट को प्लीज पढ़िए। वो जजमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में आज क्या हो रहा है उसको समझने के लिए वो जजमेंट पढ़ना जरूरी है। उसमें ये कहा गया है उस जजमेंट में कि अमीर लोगों के लिए आप टैक्स रिलीफ देते हो। हमारे देश में जो टैक्स रिलीफ, बेचारा राजा ने 2 लाख करोड़ रुपए का उसने चोरी किया तो उसको रगड़ रहे हैं। ये टैक्स रिलीफ हर साल जो है 4 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिलीफ मिलता है हमारे अमीर लोगों को। तो उस जजमेंट में कहा गया है कि अमीर लोगों के लिए टैक्स रिलीफ और गरीब लोगों के बेटों के हाथों में आप बंदूक थमा रहे हो। ये आपका नया परिकल्पना है। आज ममता बनर्जी जंगल महल में वो जाके वो पब्लिक अनाउंसमेंट करती है कि 10,000 लोगों को हम रिक्रूट करके उनको उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में हम डिप्लॉय करेंगे, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में हम पोस्टिंग करेंगे, नक्सलियों का उन्मूलन करेंगे। तो ममता बनर्जी आगे क्या कहती है? वो ये कहती है बंदूक हाथ में उठाना है तो सरकारी बंदूक उठाओ। मतलब शांति का बात छूट गया, कहीं पीछे रुक गया। अब हम बंदूक का बात बोल रहे हैं। ममता बनर्जी बंदूक का बात बोल रहे हैं। सरकारी बंदूक उठाना है तो सरकारी बंदूक उठाओ। वही बात रमन सिंह बोल रहे हैं। रमन सिंह, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो रमन सिंह ने एक दिन का पश्चाताप नहीं किया कि हाँ हमसे गलती हो गया भाई। वो बोल रहे हैं कि 5,200 एसपीओ हम पहले नियुक्त किए थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से उनका हाथ से बंदूक हम छीन लिए, अब उनको पुलिस का दर्जा देके उनके हाथ में फिर से बंदूक थमाना है और सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा। ये परिस्थिति है जिसमें सुधीर धावला को जेल में रखा है। सुधीर धावला को जेल में रखा गया है। हजारों और लोगों को इन्हीं कानूनों के आधार पर जेल में, मेरा सबसे बड़ा सीख, मैं 2 साल जेल में रहा, मेरा सबसे बड़ा सीख, बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ा बात
बात जो है कि गरीब लोगों के लिए कोई न्याय व्यवस्था इस देश में नहीं। ये जरूरी बन गया है। आज सब लोग बोल रहे हैं कि निगरानी के रखना चाहिए, जैसे लोकपाल बिल में निगरानी का बात हो रहा है, सब चीज में निगरानी। हम कहते हैं कि सबसे जरूरी है कि लोअर कोर्ट्स में क्या हो रहा है उसके ऊपर कृपया आप लोग निगरानी रखें। कुछ तरीका बनाइए जिससे हम निगरानी रख सकते हैं, क्योंकि हजारों लोगों के ऊपर राजद्रोह का कानून और उसी प्रकार का और कानूनों को लगा के उनको सालों साल जेल में रखा जा रहा है और उसका कोई प्रतिकार नहीं। सुधीर छावला का मुक्ति होना बहुत जरूरी है। आप सबके साथ मैं इस आंदोलन में मेरा आवाज को जोड़ता हूं। उनका न्याय होना चाहिए। हजारों और लोग जिनके ऊपर इन कानूनों के आधार पर झूठा केस बना के सरकार उनको बंद करके रखी है, उनका रिहाई होना चाहिए। इतना ही बात कहते मैं अपना बात समाप्त करता हूं। मैं कोई लंबा बात नहीं बोलूंगा। मैं एक बात बोलना था, मैं भूल गया। यूसीएल की तरफ से एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है। सेडिशन का जो कानून है, राजद्रोह का जो कानून है, उसको कानून का किताब से मिटाने के लिए ब्रिटिश ने ये कानून हमारे देश में लागू किया था। अपना कानून का किताब से 2 साल पहले उन्होंने हटा दिया, और हमारे देश में वो कानून अभी भी चालू है। हम 10 लाख सिग्नेचर इकट्ठा करके उसको हम स्पीकर लोकसभा के सामने हम पेश करना चाहते हैं विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। जिसका लिंक मैं दे रहा हूँ, ये इंटरनेट में आप साइन कर सकते हैं। ये लिंक प्लीज लिख लीजिए, www इसके सामने से पहले हटना चाहिए। पेटिशंस ऑनलाइन, पेटिशंस ऑनलाइन, P और O, पेटिशंस का P, ऑनलाइन का O कैपिटल रहेगा, बाकी छोटे शब्दों में रहेगा। पेटिशंस ऑनलाइन /PUCL, पेटिशंस ऑनलाइन /PUCL। पेटिशंस ऑनलाइन में आप साइन कर सकते हैं। फेसबुक में फ्री विनायक कैंपेन में भी ये पेटिशन मौजूद है, वहां से भी आप साइन कर सकते हैं। पेटिशन ऑनलाइन में आप साइन कर सकते हैं। प्लीज जल्दी से जल्दी आप खुद भी साइन कीजिए, और हर व्यक्ति को कम से कम 10 और नए व्यक्तियों को लाके उसमें पेटिशन में साइन कराना जरूरी है, तो ताकि हम 10 लाख सिग्नेचर हम इकट्ठा करके हम विंटर सेशन में हम पार्लियामेंट में इसको पेश करेंगे। धन्यवाद।